नमस्कार। आज के इस ऑडियो आर्टिकल में हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की, साथ ही इसके विश्लेषण के बारे में चर्चा करेंगे। क्रिप्स मिशन के भारत लौटने के उपरांत गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने, साथ ही जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक असहयोग का आह्वान किया गया था। कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की अपनी बैठक 4 जुलाई 1942 में संघर्ष के गांधीवादी प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी थी। संघर्ष क्यों अपरिहार्य हो गया? संवैधानिक गतिरोध को हल करने में क्रिप्स मिशन की असफलता ने संवैधानिक विकास के मुद्दे पर ब्रिटेन के अपरिवर्तित रुख को उजागर कर दिया। साथ ही यह बात स्पष्ट हो गई कि भारतीयों की ज्यादा समय तक चुप्पी उनके भविष्य को ब्रिटेन के हाथों में सौंपने के समान होगी। इससे ही अंग्रेजों को भारतीयों से विचार विमर्श किए बिना उनके भविष्य निर्धारण का अधिकार मिल जाएगा। मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि तथा चावल, नमक इत्यादि आवश्यक वस्तुओं के अभाव से सरकार के विरुद्ध जनता में तीव्र असंतोष था। सरकार ने बंगाल और उड़ीसा की नावों को जापानियों द्वारा दुरुपयोग किए जाने के भय से उन्हें जब्त कर लिया था, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जापानी आक्रमण के भय से ब्रिटेन ने असम, बंगाल, उड़ीसा में दमनकारी एवं भेदभावपूर्ण भूनीति का सहारा लिया। दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की पराजय तथा शक्तिशाली ब्रिटेन के पतन के समाचार ने असंतोष को व्यक्त करने की इच्छा शक्तियों भारतीयों में जगाई। ब्रिटिश शासन के स्थायित्व से लोगों की आस्था कम होने लगी। साथ ही लोग डाकघरों एवं बैंकों से अपना रुपया वापस निकालने लगे। वर्मा और मलाया को खाली करने की ब्रिटिश सरकार के तौर तरीके से काफी असंतोष फैला। सरकार ने यूरोपियों की बस्तियां खाली करा ली, साथ ही स्थानीय निवासियों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया। यहाँ 2 तरह की सड़कें बनाई गई, भारतीय शरणार्थियों के लिए काली सड़क, साथ ही यूरोपीय शरणार्थियों के लिए सफेद सड़क बना दी गई थी, जिससे ब्रिटिश सरकार की इन हरकतों से अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा तथा उनकी सर्वश्रेष्ठता को मनोवृत्ति उजागर हो गई। निराशा के कारण जापानी का जनता द्वारा कोई प्रतिरोध न किए जाने की आशंका से राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को संघर्ष करना अपरिहार्य लगने लगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 8 अगस्त 1942 में गवालिया टैंक, बंबई में हुई। इस बैठक में अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त किया जाए। घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत सभी प्रकार की फांसीवाद एवं साम्राज्यवादी शक्तियों से स्वयं की रक्षा करेगा, साथ ही अपनी अक्षुण्णता को बनाए रखेगा। अंग्रेजों की वापसी के पश्चात कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया जाएगा। गांधी जी को संघर्ष का नेता घोषित किया गया था। विभिन्न वर्गों को गांधी जी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। हालांकि गांधी जी द्वारा इन निर्देशों की घोषणा कांग्रेस की गवालिया टैंक बैठक में ही कर दी गई थी, लेकिन उस समय उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया था। इनके तहत समाज के विभिन्न वर्गों को गांधी जी ने विभिन्न निर्देश द्वारा निर्देशित किया था, जैसे सरकारी सेवकों को त्यागपत्र नहीं देने की गुजारिश की, लेकिन कांग्रेस से अपनी राजभक्ति घोषित कर सकते थे। सैनिकों को कहा गया सेना से त्यागपत्र नहीं दें, किंतु अपने सहयोगियों एवं भारतीयों पर गोली नहीं चलाएं।
छात्रों से अनुरोध किया गया, यदि आत्मविश्वास की भावना हो तो शिक्षण संस्थानों में जाना बंद कर दें, साथ ही पढ़ाई को रोक दें। कृषकों से आग्रह किया गया, यदि जमींदार सरकार विरोधी हो तो पारस्परिक सहमति के आधार पर तय किया गया लगान अदा करे, किंतु यदि जमींदार सरकार समर्थक हो तो लगान अदा करना बंद कर दें। राजा महाराजा लोगों से अपील की गई, जनता को सहयोग करें तथा अपनी प्रजा की समान संप्रभुता को स्वीकार करें। देशी रियासतों के लोगों से कहा गया, शासकों का सहयोग तभी करें जब ये सरकार विरोधी हों, साथ ही स्वयं को राष्ट्र का एक अंग घोषित कर रहे हों। इस अवसर पर गांधी जी ने लोगों से कहा था, एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, उसे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं और प्रत्येक सांस द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यह मंत्र है, करो या मरो, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। अपनी गुलामी का स्थायित्व देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। आंदोलन का प्रसार गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन सांगठनिक कार्यों द्वारा लगातार प्रचार अभियान के आंदोलन का वातावरण निर्मित कर चुके थे, लेकिन सरकार न तो कांग्रेस से किसी तरह के समझौते के पक्ष में थी, न ही वह आंदोलन के औपचारिक शुभारंभ की प्रतीक्षा करती थी। फलतः उसने गिरफ्तारी और दमन के निर्देश जारी कर दिए। 9 अगस्त को प्रातः ही सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया था तथा अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया। इन शीर्षस्थ नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन की बागडोर युवाओं में उग्रवादी तत्वों के हाथों में आ गई थी। जन विद्रोह शुरू होने से जनता ने सरकारी सत्ता के प्रतीकों पर आक्रमण किया, साथ ही सरकारी भवनों पर बलपूर्वक तिरंगा फहराया। सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारियां दी, पुल उड़ा दिए, रेलों की पटरियां उखाड़ दी तथा तार एवं टेलीफोन की लाइनें काट दी। शिक्षण संस्थानों में छात्रों ने हड़ताल कर दी, छात्र द्वारा जुलूस निकाले गए, उन्होंने गैर कानूनी पर्चे लिखे, जगह जगह उन्हें बांटने लगे तथा भूमिगत कार्यकर्ताओं के लिए संदेशवाहक का कार्य किया। अहमदाबाद, बंबई, जमशेदपुर, अहमदनगर एवं पूना में मजदूरों ने काफी बड़ी हड़ताल कर दी। इसके साथ ही भूमिगत गतिविधियां भी जारी रहीं। भूमिगत गतिविधियों के संचालन का कार्य मुख्यतः समाजवादी फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य, गांधी आश्रम के अनुयायी तथा क्रांतिकारी आतंकवादियों के हाथों में रहा। बंबई, पूना, सतारा, बड़ौदा तथा गुजरात के अन्य भाग, कर्नाटक, केरल, आंध्र, संयुक्त प्रांत, बिहार एवं दिल्ली इन गतिविधियों के मुख्य केंद्र थे। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक, छोटे भाई पुराणिक, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी तथा आरपी गोयनका भूमिगत गतिविधियां संचालित करने वाले अग्रगण्य नेताओं में से एक थे। उषा मेहता ने बंबई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना कर दी थी। भूमिगत गतिविधियों में संलग्न लोगों को व्यापक सहयोग मिल रहा था। उन्हें बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद दिया गया। इन आंदोलनकारियों का मुख्य उद्देश्य यह होता था कि सरकारी भवनों, संचार तथा यातायात के माध्यम तथा अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले किए जाएं तथा जो व्यक्ति सरकार के समर्थक हैं या सरकार के लिए जासूसी करते हैं उन्हें मौत के घाट उतार देना था। समानांतर सरकारें भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। देश के कई स्थानों में समानांतर सरकारों की स्थापना।
बलिया 1942 में केवल एक सप्ताह के लिए यहाँ चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई। उनकी सरकार ने स्थानीय जिलाधिकारी से शासन के सभी अधिकार छीन लिए तथा जेल में बंद सभी कांग्रेस नेताओं को रिहा कर दिया। तामलुक मिदनापुर दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया। स्कूलों को अनुदान दिए, धनी लोगों का अतिरिक्त धन गरीबों में बांटा, साथ ही एक सशस्त्र विद्रोह वाहिनी का गठन किया। इसी तरह सतारा में 1943 से 45 के मध्य यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई। सरकार की स्थापना में वाईवी चौहान तथा नाना पाटिल इत्यादि की प्रमुख भूमिका रही। सरकार के कार्यों में ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना, न्यायदान मंडलों, जल अदालतों का गठन, शराबबंदी अभियान तथा गांधी विवाहों का आयोजन जैसे कार्य शामिल किए गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में आम जनता ने आंदोलनकारियों को अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया। समाज का कोई भी वर्ग सहायता एवं समर्थन देने में पीछे नहीं रहा। उद्योगपतियों द्वारा अनुदान एवं अन्य वस्तुओं के रूप में प्रेषण किया गया। छात्रों ने संदेश वाहक के रूप में सहयोग किया। सामान्य ग्रामीणों ने सरकारी अधिकारियों को आंदोलनकारियों की रूप संबंधों में सूचनाएं देने से इनकार कर दिए। ट्रेन चालकों ने ट्रेन में बम एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को ले जाने की अनुमति दी। साथ ही पुलिस एवं सरकारी अधिकारियों सभी ने आंदोलनकारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान किया, जिसके कारण अंग्रेजों की नींव कमजोर होती गई। धन्यवाद।